कौन है सिमरन झा? क्या है कि हो गया? कर दिया? किसका रिश्ता है? हो गया? आवाज देख लो। हेलो। हेलो। आवाज जा रहा हो तो बताना, ऑनलाइन वाले। जय श्री राम। ये चलो। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, हर हर महादेव। जय हिंद सर। जय महाकाल। ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग। हर हर शंभू। चलिए, महादेव को बाद में याद करते हैं, अभी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को देखो। ठीक है, चलो आओ। अब हमने उस दिन समिति के बारे में पढ़ा रहे थे, यही ना पढ़ा रहे थे? समिति के बारे में यहीं पे छोड़े थे। अब संविधान इतना बड़ा था, अब एक आदमी तो पूरा संविधान को लिखेगा नहीं। संविधान को बनाने के लिए बहुतों आदमी का जरूरत पड़ा, तब ना 389 को सीट पड़ा था। यदि एक एक आदमी को बनाना रहता तो एक ही आदमी को संविधान सभा में बैठा देता। उसके लिए कुछ समितियां बनी थी, हर एक समितियां को अलग अलग पार्ट दे दिया गया था। अब एक बंदा था जिसको संवैधानिक सलाहकार बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बोला जाता है, जिनका नाम तुम्हारा बी एन राव था। क्या नाम था? बी एन राव, वेणुगोपाल राव। अब वो करीब करीब 60 देशों का संविधान पढ़े थे, और यदि कहा जाए तो अंबेडकर के बाद संविधान सभा में जो कानून का सबसे अच्छा ज्ञाता था तो वो तुम्हारे वी एन राव थे, जो अच्छा खासा जानते थे। अब 60 देश का, और उन्हीं को काम मिला था कि जितने भी देश का संविधान है उस संविधान के अच्छे अच्छे चीज को उठाना है, और उन्हीं को सलाह करने के लिए बुलाया गया था, बनाया गया था, इसलिए उनको संवैधानिक सलाहकार बोला गया। तो पहला जो सबसे प्रमुख समिति था, वो प्रमुख समिति कौन सा था? प्रारूप समिति था। कौन सा समिति था? प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी था, और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था ये हम बता चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर थे, ठीक। और इनके साथ साथ, यानी टोटली प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, सारा का नाम हम बता चुके हैं। चलो, अरे बहुत बढ़िया, अजय कुमार, खतरनाक श्लोक लिखे हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रारूप समिति के बाद कुछ अन्य समिति भी जो थी उसका भी नाम लिखो। पहला समिति का नाम लिखना, कॉपी कॉपी पेन निकाल लेना, ऑनलाइन वाले भी बाबा। प्रारूप समिति के बाद और नाम लिखो, प्रारूप समिति के बाद, और क्वेश्चन आता है समिति से। नेक्स्ट लिखना संघ शक्ति समिति। दूसरा कौन था? संघ शक्ति समिति। लिखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहर लाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति कौन थे? हेलो अंकित राज। लिखा? नेक्स्ट लिखना संघीय संविधान समिति। तीसरा संघीय संविधान समिति।
संघीय संविधान समिति। इनमें भी लिख लेना जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑनलाइन वाले हम स्लाइड से हट जाते हैं, यदि लिखना हो तो लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे ऑनलाइन पूछेगा कि हम अपने नानी घर गए कि नहीं गए। आए चलो तुम मेरे साथ चलेगा क्या, बताओ। लिखा। नेक्स्ट लिखना चौथा, प्रांतीय संविधान समिति। चौथा, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिखा। ऑनलाइन वाले लिखते रहना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट लिखो, लिखना पांचवा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के लिए, के लिए सलाहकार समिति, कार मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति। लिखना सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्लियर है। अब लिखो छठा, संचालन समिति। छठा, संचालन समिति। 6 नंबर, संचालन समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लिखना राज्यों के लिए समिति, राज्यों है, हाँ, राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के कौन थे, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए अलग संचालन समिति, राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। फिर से बोलना, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति,
प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए समिति, संचालन समिति, राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। याद करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बाबा सपना कुमारी, ठीक है। आगे बढ़ो। अब एक पॉइंट लिखना, क्वेश्चन आया हुआ है, संवैधानिक सलाहकार कौन था? एक पॉइंट लिख लेना, संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सलाहकार सर बी एन रॉ, सर बी एन रॉ। संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी एन रॉ। लिख लिया? लिखना संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव एच वी अयंगर, एच वी अयंगर। संविधान सभा का सचिव कौन था? एच वी अयंगर था। एच वी अयंगर था। एच वी अयंगर, लिख लिया? अब एक चीज समझो, हमारे संविधान को ना कई ऐसे फॉरेनर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार था, जो विदेशी संवैधानिक जानकार था, उन्होंने बोला है कि भारत का संविधान जो है एक उधार का संविधान है। उधार का संविधान मतलब कुछ यहां से लिया गया, कुछ यहां से लिया गया, कुछ यहां से लिया गया। एक बहुत बड़ा विद्वान थे आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स। नेहरू ने बुलाया, पहले तो बोला कि भारत का संविधान बहुत विशाल संविधान है। नेहरू जी को लगा कि अरे भाई, एक चीज ध्यान में रखना, हमारा जो भारत देश है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब देश है। आज यदि कोई इंडियन रिसर्चर यदि बोल दे कि ये दिन नहीं है रात है, तो भारतीय बोलेगा पक्का कोई सस्ता नशा करके आया पगलाई, जो बोल रहा है कि दिन को रात बोल रहा है। लेकिन वही यदि कोई फॉरेनर रिसर्चर बोल दे कि दिन नहीं है रात है, थोड़ा देर हम लोग सोचने लगेंगे कि हो सकता है रात हो। तो समझ सकते हो कि हमारा देश, हम फिजिकली आजाद हुए हैं, मेंटली अभी भी गुलाम है हम अंग्रेजों के। हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास है। क्यों बे? यूरोप का कालिदास, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता था ना कि यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है, इस टाइप का तो क्वेश्चन आ सकता था। यानी कालिदास से ऊपर रख रहा है शेक्सपियर को। क्यों क्यों रख रहे हो? और हम लोग भी उसी टाइप का मेंटली बना लिए हैं। तो भले हम लोग फिजिकली आजाद हो चुके हैं, लेकिन मेंटली अभी भी गुलाम है हम लोग का। हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, नहीं पावर नहीं है। अब वही 2 लाइन इंग्लिश बोल दो, बहुत है। आओ आओ बैठो। भाषा पे तुम डिसाइड करते हो कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। तब तो इंग्लैंड में सब इंग्लिश से बोलता है, जिसका मतलब सब अच्छे होगा, गधा नहीं होगा कोई, पक्का होगा वहां पे भी गधा। तो भाषा पे भी हम लोग को आंका जाता है कि पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोल दिए पढ़ा लिखा है। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। और बहुत बढ़िया बोलता है। क्या नहीं चल रहा है आवाज?
किसका? नेट प्रो। तुम लोग का नेटवर्क का होगा इश्यू। रूटीन बता दिया जाएगा बाबा, ठीक है, जय हिंद। रूटीन बता दिया जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। अब हम लोग इतना समझो कि मेंटली गुलाम है। एवर जेनिंग्स को बुलाया जवाहरलाल नेहरू ने, आइए आइए आइए, थोड़ा भारत के संविधान के बारे में बताइए। भारत का सबसे विशाल संविधान है। अब भाई साहब जब यहाँ पे आए तो नेहरू जी को लगा कि यदि कोई फॉरेनर बोलेगा ना तो भारतीयों को लगेगा कि हमारा संविधान कितना बलशाली है, कितना स्ट्रॉन्ग संविधान है। बुलाया गया। अब भाई साहब जब एक दो लाइन बोला, उधार का संविधान है, ये है वो है, नेहरू बोला पगला तुमको बुलाए संविधान का अच्छा बारे में बताने के लिए, ताकि भारतीयों को लगे कि नहीं हमारा संविधान बहुत अच्छा है। ये बहुत सारे आदमियों का कोटेशन है। किसी ने बोला कि हमारा संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। कहीं ना कहीं देखो तो सही लगता है। भाषा जो यूज किया गया है आम आदमी को समझ ही नहीं आएगा, और उसके लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? वकील के पास जाना पड़ेगा। कानूनी कौन लड़ता है? वकील लड़ता है। इसलिए बोला है कि हमारा संविधान वकील का स्वर्ग है, क्योंकि रियल में जो लैंग्वेज लिखा गया है समझ नहीं आ रहा है। किसी ने किसी की कुछ कुछ बोलते रहा। अब हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है उससे एग्जाम आता है, तो एक हेडिंग देना, एक हेडिंग दो। लिखना कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, कुछ महत्वपूर्ण विशेषता जो किसी देश से लिया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला लिखना, सर लाइव जुड़ने में दिक्कत होता है, लाइव जुड़ने में दिक्कत होता है, आ जाओ ऑफलाइन जुड़ जाओ। लिखे, पहला देश लिखो आयरलैंड, पहला देश लिखो आयरलैंड। पहला देश लिखो आयरलैंड। अब आयरलैंड से लिखना, लिखो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। पहला लिखना राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आयरलैंड से, उसको शॉर्टकट में डीपीएसपी भी कह दिया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उतना बड़ा याद नहीं रखना हो तो सिंपल सा रख लेना डीपीएसपी। ये राज्यों का कर्तव्य बताता है कि राज्य का मतलब यहाँ सरकार, सरकार का कर्तव्य बताता है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, यदि फुल फॉर्म पूछेगा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नहीं ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
डीपीएसपी लिखा। दूसरा लिखना राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। क्वेश्चन पूछता है और ये याद कर लेना, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। ऑनलाइन वाले लिखते रहना। लिखा। अब दूसरा लिखो यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा देश लिखना यूके। दूसरा देश लिखो यूके, यूनाइटेड किंगडम। पहला लिखना यूनाइटेड किंगडम में संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है प्रेसिडेंशियल, ठीक है, और एक होता है संसदीय, पार्लियामेंट्री। हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति होता है क्या? नहीं ना होता है। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, ध्यान में रखना। एक होता है हेड ऑफ स्टेट जो राज्य का सर्वोच्च होगा, राष्ट्र का सर्वोच्च होगा। और बोलता है ना कि भारत का प्रथम व्यक्ति किसको कहोगे? राष्ट्रपति को कहोगे ना। एक हो गया हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट जो पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। इसको नाम का शक्ति है। हेड ऑफ स्टेट जो है हमारे यहाँ, इसको नाम का शक्ति है। ऐसा नहीं है शक्ति नहीं है इनको, राष्ट्रपति को शक्ति है। लेकिन कभी सुने हो कि न्यूज में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति चर्चा में रहते हैं या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री रहते हैं ना, कोई भी चीज हो प्रधानमंत्री चर्चा में रहते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट जो है हमारा, इसको नाम का, इनको नाम का शक्ति। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रियल। लेकिन यदि तुमसे पूछे कि भारत का मालिक कौन होगा, तो पीएम नहीं होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यही तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखना विधि का शासन। नेक्स्ट लिखो इसी में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ लिखा। विधि का शासन क्या? कानून से बढ़ के कोई नहीं होगा, यही कहता है रूल ऑफ लॉ। मान के चलो बोरिंग रोड से एक बंदा निकला बाइक से, 3 गो बंदा उस पर बैठा हुआ है। एक का नाम है अमर, दूसरे का नाम है अकबर, तीसरे का नाम है एंथनी। अब वहां से बोरिंग रोड से निकला और आके तुम्हारा बाजार समिति मेन रोड पे आके पुलिस उसको पकड़ती है। ध्यान से मेरे बात को सुनना। जो एसआई है वो एक हिंदू है, और हमारे पुलिस कितने ईमानदार हैं हम लोग सब जानते हैं। ये तो हम लोग से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। 200 पे बिकने वाले हैं हमारे पुलिस। हाँ बिल्कुल, खास करके ट्रैफिक वाले, ठीक है, अदर का तो नहीं, लेकिन ट्रैफिक वाले ऐसा होता है, सब नहीं लेकिन कोई कोई जो होता है वो ले लेता है, पैसा छोड़ देता है। क्योंकि मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। अब जो गरीब रहेगा कहाँ से चालान यदि 10,000 का काट देगा कहाँ से देगा? तो होना भी चाहिए, ऐसा ऐसा आदमी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वैसा ही आदमी समझो जो अमर अकबर एंथनी आ रहा था, उसको पकड़ लिया। ना हेलमेट है, ना डीएल है, ना पोल्यूशन, कुछ नहीं है, पकड़ा। और जो एसआई थे वो एक हिंदू थे। अमर को बुलाया, अमर को बोला हेलमेट, बोला नहीं है, डीएल नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, चालान काटो। अरे सर 500 में बात कर ली, हो गया, 500 लिया। समझना मेरे बात को। फिर बोला अकबर को बुलाओ,
पुलिस नहीं जान रहा है कि उसका नाम अकबर है। बुलाओ उसको, बुलाओ। अकबर आता है, बोलता है कि कुछ है? नहीं। चलो 2000 रुपया निकालो। अब समझना मेरे बात को, अमर से कितना ले रहा है? 500 रुपया। और अकबर को कितना बोल रहा है? 2000 रुपया बोल रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भारत के कानून में। यदि उससे तुम 500 रुपया लिए हो, उससे भी तुमको कितना लेना पड़ेगा? 500 नहीं लेना। यदि उस 10,000 लिए हो तो उससे भी तब कितना लो? 10,000 लो। ये ही तो है रूल ऑफ लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं। आर्टिकल 14 बताएंगे जब मौलिक अधिकार बताएंगे। रूल जैसा कानून कहता है वैसे ही भारत में रूल चलना चाहिए। तुम यदि चाहोगे कि हम डिक्टेटरशिप चलवाएं, हम तानाशाह बन जाए, ई ना चलवे। हाँ, ई ना चलवे। नहीं तो तुम्हारा भी, सबका बाप बैठता है, सबका एक पर एक बाप बैठा हुआ है। कोई तो ईमानदार होगा, सुनेगा तुम्हारा। सबका तो बाप बैठा है ही है हमारे न्यायालय, उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। यहां रूल ऑफ लॉ चलेगा। और रूल ऑफ लॉ कहां से लाया गया है? यूके से लाया गया। लेकिन अंतर यही है, यदि बिहेवियरली चेक करो, पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ोगे, जब न्याय का सिद्धांत पढ़ोगे, हम लोग से ज्यादा मॉरल और एथिकल होता है वो ब्रिटेन वाले। हम लोग को जबरदस्ती करवाया जाता है। रोड पे जा रहे हैं, फेंक दिए, कहीं पे कुछ कर दिए। कानून दबाव से नहीं होना चाहिए, इंसान को अंदर से होना चाहिए कि हमको पालन करना है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाएंगे, मौलिक कर्तव्य बनाएंगे पढ़ाएंगे, उसमें तुमको राज्य जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि नेशनल एंथम हो रहा है, खड़ा हो और गाओ। जबरदस्ती नहीं कर सकता। बहस चली थी इस पे कि मौलिक अधिकार को जब तुम कोर्ट में ले जा सकते हो, जब तुम्हारा अधिकार का हनन हो रहा है, जब तुम कोर्ट में लेके जा सकते हो, तो मौलिक कर्तव्य ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जुड़ा था, बाद में जुड़ा था, इंदिरा गांधी के समय में जुड़ा था। तो मौलिक कर्तव्य को तुम क्यों नहीं लेके जा रहे हो? चलना तो तुम्हारा अधिकार है। यदि तुमको चलने नहीं दिया जाएगा तो तुम चल जाओगे कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन राष्ट्रगान हो रहा है और तुम खड़ा नहीं हो रहे हो, उसमें भी तो तुमको लेके जा सकता है। पुलिस क्यों नहीं हो रहे हो? नहीं, भारत में कानून है ही नहीं ऐसा। ये कानून अपने आप को मोरल बनाता है, तुम्हारे नैतिकता पे तुम्हारा नैतिक कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कहीं पे नेशनल एंथम हो रहा है कि तुम गाओ। हमारे यहाँ पे भी कानून है जो तुम्हारे अंतरात्मा को कहता है कि तुम ऐसा करो। तुम पे कोई दबाव नहीं डालेगा, ना पुलिस डालेगी, ना सरकार डालेगी, ना न्यायालय डालेगी, कोई नहीं डालेगी। मूवी थिएटर जाते होंगे, मूवी थिएटर जब मूवी स्टार्ट होता है तो उससे कुछ सेकंड पहले या मिनट पहले नेशनल एंथम होता है, जन गण मन। और ये भी कहना सही बात है, हम नहीं खड़ा, वैसे तो खड़ा होना चाहिए सबको। यदि बाय द वे हम नहीं खड़ा हुए, इससे ये तुम नहीं बोल सकते हो कि हम राष्ट्र प्रेमी नहीं है। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि हम राष्ट्र प्रेमी है या नहीं है? एक इस चीज से कि हम खड़ा नहीं हुए, जनगण मन नहीं गाए, इस चीज से तुम बोल दोगे कि हम राष्ट्र प्रेमी नहीं है। वैसे खड़ा होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन इससे ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम बोल सकते हो कि तुम देशद्रोही हो। नहीं, हम नहीं गाए, नहीं गाए जनगण मन, लेकिन हम राष्ट्र प्रेम है मेरे अंदर। और ये कोई कानून कोई सरकार से नहीं होता है, ये तुम्हारे अंतरात्मा से होता है, तुम्हारे मन से होता है। लेकिन इस चीज का देखोगे, इस चीज का पालन हम भले यूनाइटेड किंगडम से लिए, भले वहां से ज्यादा विस्तार में हमारे यहां बताया गया है, लेकिन वहां कुछ ज्यादा इसका पालन होता है कंपेयर टू इंडिया। ऐसा होता है। और ये क्वेश्चन पूछता है तो विधि का शासन कहां से लिया गया है? चलो आगे लिखो, आगे लिखो। लिखो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट कौन? हाँ, तीसरा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप।
सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। लिख लिए, सिंगल सिटीजनशिप। ये एकल नागरिकता क्या होता है? अच्छा, तुमको आधार कार्ड मिला, मिला, वोटर आईडी मिला, मिला ही होगा, डीएल मिला होगा, मिलता ही है, आज नकल मिलेगा ही। जब लायक हो जाओगे वोट गिराने के लिए तो वोटर आईडी भी मिलेगा। 5 साल के हो गए, बोलता है हमको वोटर आईडी दो, ऐसे में थोड़ी होगा। जब एज होगा उसी में ना वोट गिराने जाओगे। अच्छा, आधार कार्ड जो मिला, क्या तुमको 2 आधार कार्ड मिला है कि 1 आधार कार्ड मिला है? 1 आधार कार्ड मिला है। और वो भारत सरकार का है या बिहार सरकार का है? भारत सरकार का है। फॉर्म भरने जाते हो, फॉर्म भरने जाते हो तो नेशनलिटी एक रहता है वर्ड, उसमें बिहार डालते हो क्या? इंडियन डालते हो ना। एक होता है डुअल सिटीजनशिप, एक होता है सिंगल सिटीजनशिप। हमारा भारत जो है वो सिंगल सिटीजनशिप वाला है। कोई क्वेश्चन आता है, अमेरिका डुअल सिटीजनशिप वाला है, लेकिन भारत कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये हो गया है कि तुम भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं पे भी रह रहे हो तुम, तुम्हारा जो सिटीजनशिप होगा वो इंडियन होगा, सिंगल। वोटर आईडी मिलता है तो क्या संसद को दूसरा वोटर आईडी लेके जाते हैं और विधायक को दूसरा लेके जाते हैं क्या? एक ही लेके जाते हैं ना। यदि ऐसा रहता तब तो संसद हो गया केंद्र सरकार का, जिसको एमपी कहते हो, और एमएलए हो गया राज्य सरकार का। तो यदि दोनों डबल सिटीजनशिप रहता तो राज्य सरकार के लिए अलग तुमको एक वोटर आईडी मिलता और केंद्र सरकार के लिए अलग मिलता। लेकिन ऐसा होता है क्या? मुखिया में भी तो वही वोटर आईडी लेके जाते हैं हम। वो तो छोड़ो, एमपी एमएलए को छोड़ो, मुखिया में भी हम वही वोटर आईडी के लेके जाते हैं। वार्ड मेंबर को जो चुनते हो ना, उसमें भी वही लेके जाते हो। इसका मतलब हमारा भारत कैसा नागरिकता देता है? सिंगल, एकल नागरिकता है। डजंट मैटर तुम कहां से बिलोंग कर रहे हो, बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, चाहे केरला से हो, तमिलनाडु से हो, 28 राज्य में किसी भी राज्य से तुम बिलोंग कर रहे हो या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो सिटीजनशिप होगा, तुम्हारा जो नागरिकता होगा वो भारतीय होगा। क्या होगा? भारतीय होगा। लेकिन वहीं चलो, अमेरिका चलो, वहां डबल। अब तुम मान के चलो कोई रॉकी नाम का बंदा है, और रॉकी जो है वो तुम्हारा अमेरिका में, यूएसए में वाशिंगटन का रहने वाला है, न्यूयॉर्क का रहने वाला है। अब उसको 2 मिलेगा, एक केंद्र जो सेंट्रल है यूएसए का मिलेगा और दूसरा जहां जिस राज्य से वो बिलोंग कर रहा है उसका मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत में तुम कहीं से भी हो, सिंगल एक मिलेगा। तो वैसे सिटीजनशिप को कैसा सिटीजनशिप कहता है? एकल नागरिकता कहते हैं। और क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि भारत में एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। थोड़ा पानी पिलाओ, पानी है आदर्श। जल खाबो। चलो आ गया। तीसरा लिखना यूएसए। तीसरा लिखो यूएसए। तीसरा यूएसए, अमेरिका। तीसरा यूएसए, अमेरिका। अंकित कुमार सिंह, नमस्ते बाबा। यूएसए, पहला लिखना यूएसए में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। प्रकार का अधिकार होता है। एक को कहते हैं हम लोग मानवाधिकार। क्या कहते हैं? मानवाधिकार। एक को कहते हैं हम लोग मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। एक को कहते हैं हम लोग संवैधानिक अधिकार। क्या कहते हैं? संवैधानिक। और एक को कहते हैं हम लोग वैधानिक अधिकार, जो विधि बना के किया जाए, वैधानिक अधिकार। चारों में अंतर होता है। मानवाधिकार, मानव होने के नाते जो उसको अधिकार मिला हुआ है उसको मानवाधिकार कहते हैं। जैसे खाना, सोना, पीना। पीना मतलब पानी पीना, दूध पीना, जूस पीना। तो मानव होने के नाते जो अधिकार मिला उसको मानवाधिकार। अब बताओ, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। दुनिया की कोई सबसे क्यों ना इतना से इतना बड़ा शक्ति यदि हो जाए, इस मानवाधिकार पे जो है मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मिलेगा उसको कोई नहीं रोक लगा सकता। जेल में जाता है क्रिमिनल लोग, तो क्या उसको सोने के लिए मना कर दिया जाता है क्या कि सोएगा नहीं? क्या उसको खाना नहीं मिलता है क्या? क्या वो हंस नहीं सकता है क्या? बिल्कुल हंस सकता है। ये मानवाधिकार हुआ और इस सबको मिलेगा ये। अब ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार विश्व में सबसे बड़ा जो अधिकार है संविधान में लिखा हुआ वो हमारे देश का है। भले हम यूएसए से लिए हैं, लेकिन यूएसए में भी उतना विस्तार से नहीं लिखा हुआ है जितना हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। गुड आफ्टरनून। वैसा अधिकार ये समझ लेना, इस पे तो हम बोले कि कोई रोक नहीं लगा सकता। इस पे रोक लग सकता है, मौलिक अधिकार पे रोक लग सकता है। कैसे? और ये सबको मिलेगा भी नहीं। कुछ अधिकार फॉरेनर को मिलेगा और बाकी सब भारत के नागरिक को मिलेगा। ये नागरिकों के लिए है जो भारत के हैं। इसमें इस मौलिक अधिकार में से कुछ ऐसा अधिकार है जो विदेशियों को भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो अधिकार ये मौलिक अधिकार है वो किसको मिलेगा? भारतीयों को मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति बनने का अधिकार, तो कोई विदेशी आके बन जाएगा क्या राष्ट्रपति? क्या पता आतंकवादी हो पगला। संसद बनने का अधिकार का कोई विदेशी आके बन, भारत का नागरिक ही बनेगा। एमएलए भारत का नागरिक ही बनेगा। जॉब में निकाल दे, बिहार पुलिस में बोल दे कि अमेरिका का भी भर सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी भर सकता है। मार बिहारी लाठी फाड़ देगा, कपारे फाड़ देगा नीतीश कुमार का। ये सब अधिकार जो है वो सिर्फ किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। लेकिन इस पे भी रोक लग सकता है। बोलोगे कैसे रोक लगा? रे चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम बोल रहे हैं, तुम बोल तो रहे हो, तुम सुनो कैसे बोलोगे बोलने का अधिकार पे रोक लगता है? लगता है। मोना सिनेमा हॉल के पास जाओ, 3 बार बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, इतना जूता पड़ेगा ना, इतना जूता पड़ेगा कि बता नहीं सकते। मुझे से न बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, रोक लगा कि नहीं लगा? घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें भी रोक लग सकता है। बोलोगे कैसे? लॉकडाउन में रोक लगा। मंदिर में जाने का अधिकार रोक लगा नहीं जाएगा। आइए दूध लेके आइए, आराम से घर में बैठे रहिए, ना तो से लट पड़ेगी पुलिस की। तुम यदि आप पुलिस को बोलोगे कि घूमना मेरा अधिकार है, तो बेटा सुता के और मारेगा। जिससे समाज को हानि हो रहा है उस पर रोक लग सकता है। और मौलिक अधिकार में सबका एक्सेप्शन लिखा गया है कि तुमको यह अधिकार मिल रहा है, तो ये मत समझना कि तुम नहीं, हाँ बिना मतलब का कोई नहीं कर सकता, बिना मतलब का नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार है जो मौलिक अधिकार में नहीं है। वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हम कई बार बच्चे को पूछे हैं और कई बार एग्जाम में पूछा है, और पूछ देता है क्वेश्चन, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? हम कई बच्चे को देखे मौलिक अधिकार मारते हुए।
मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार उस मां के पेट में पल रहा एक दिन के बच्चे को भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब बताओ, 1 साल का बच्चा बोले हमको भी वोट देना है, 1 साल का बच्चा वोट देने जाएगा, उसको पता है कि कौन संसद ठीक है, कौन संसद नहीं अच्छा है, कौन मुखिया अच्छा है, कौन ठीक नहीं है। तो वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, यदि सब कुछ सही है तब यदि तुम पे रोक लगा सकता है कि मान के चलो ये भारत है और तुम भारत में बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो और तुम गए महाराष्ट्र घूमने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस पकड़ लिया तुमको, कहाँ रे, कहाँ से हो, बिहार से हैं, बिहारी है, बंद करो इसको, कहाँ है बे, बिहारी है, इसका मतलब क्या, तुरंत 2 को दवाई है हम लोग के पास। एक दवाई को कहते हैं आर्टिकल 32 और दूसरे दवाई को कहते हैं आर्टिकल 226। पुलिस रोक दिया ना, भगा दिया ना, लेकिन हम लोग को घूमने का अधिकार है। आर्टिकल 19 पर आएंगे तो उसमें बताएंगे। अब हम लोग को घूमने का अधिकार है, पुलिस भेजन चल गए सीधा आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत गए सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत गए हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को बोले कि देख देख हम गेलियो हमरा भगा दल को, बोले कि नहीं रहने देंगे तुमको, और सुप्रीम कोर्ट लेगा एक्शन लेगा, हाई कोर्ट भी एक्शन लेगा। पैसा वाला नहीं है, दिल्ली नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही गुना है, दिल्ली में है, जरूरी थोड़ी है सब पैसे वाला है कि सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाए। हाई कोर्ट दौड़ेंगे, पटना हाई कोर्ट जाएंगे, पटना हाई कोर्ट में बोलेंगे ऐसा ऐसा किया, वहां के हाई कोर्ट में बोलेंगे नहीं, कोई नहीं कर सकता तुम पे। मौलिक अधिकार बहुत ही बड़ा एक अच्छा चीज है। ये अधिकार जो है सरकार को तानाशाही बनने से रोकती है। ये यदि नहीं रहता ना तो हो सकता था सरकार तानाशाही हो सकता, लेकिन ये एक ऐसा चीज है, इसको संविधान का आत्मा बोला था आर्टिकल 32 को, ये आत्मा है ये, और ये रक्षा करती है हम लोग को। जो बोल देते हो, गलिया देते हो, समझते हो कि मोदी मोदी है, नहीं समझते हो, समझते हो कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार है, गलिया देता है कोई भी, और उसका देन सबसे बड़ा है यही मौलिक अधिकार। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए से। एक होता है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या होता है, तो वैसा अधिकार जो मौलिक अधिकार में तो नहीं है लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, उसको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले मौलिक अधिकार में था, और जब हम लोग आजाद हुए तो भारत का 99% जमीन जो था वो 1% आदमी के पास था, और 1% जमीन जो था वो 99% के पास था। आज जो बोलता है ना मेरे पास 1000 बीघा जमीन है, 5000 बीघा जमीन है, मेरा पूर्वज ये था वो था, मारो कान के नीचे उसको, ठक ठक के। उस जमाने में अभी भी गांव सब में इंटरेस्ट पे पैसा लगाया जाता है, उसको साहूकार कहते थे, सूद पे। और करता क्या था, वो गरीब किसान कर्ज में फंसते जाता था, कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो जमींदार करता क्या था, उसके जमीन को छीन लेता था, और इस प्रकार छीन छीन के वो अपने पास 5000 बीघा जमीन बना लिया, 1000 बीघा जमीन बना लिया, 500 बीघा जमीन बना लिया। तो जब हम लोग आजाद हुए हैं तो भारत की 1% लोगों के पास 99% कुल जमीन थी, और 99% आदमियों के पास 1% जमीन था। एक आंदोलन चला, भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला, भूदान आंदोलन। भूदान, भू का मतलब जमीन, विनोबा भावे का नाम सुने होंगे, सब कहीं ने किया। अब सरकार ने कानून बनाया, और बोला कि जो जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका जमीन लो और गरीब किसानों में बांट दो। राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार था। और आर्टिकल 13 चिल्ला के कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। यदि ऐसा करता है तो 2 दवाई है तुम्हारे पास, ये दोनों दवाई के तहत चल जाओ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। भाई साहब भर भर के केस जाने लगा सुप्रीम कोर्ट।
क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया था, जमीन ले लेता था, जिसका जमीन लेता था वो सुप्रीम कोर्ट चल जाता था कि ऐसा ऐसा कर लो यही। और हम लोग का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 1951 में पहला संशोधन हो गया। पहला संशोधन जो संविधान में हुआ वो 1951 में हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। और 1951 में सरकार ने एक अनुसूची जोड़ी जिसको 9वीं अनुसूची कहते हैं, 9वीं अनुसूची कहते हैं। 9वीं अनुसूची क्या कहता है कि यदि सरकार कोई कानून बनाता है और उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देता है, इसको रिव्यू करने का पावर ना ही सुप्रीम कोर्ट में है और ना ही हाई कोर्ट में है। सरकार तेज निकल गया और जमीन वाला कानून उठाया और किस अनुसूची में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ले, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, दौड़ दौड़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का पावर छीन लिए हम, सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं करेगा, क्योंकि साफ साफ कहता है 9वीं अनुसूची, यदि इस अनुसूची में सरकार कोई कानून बना करके इसमें डालता है तो ना ही उस कानून की सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और ना ही हाई कोर्ट जांच करेगी। मार हुआ भाई, खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट परेशान रहा 1951 से लेके 1972 तक, लेकिन 1973 में एक ऐसा केस आया और उस केस को हम लोग कहते हैं केशवानंद भारती केस। कौन सा केस कहते हैं? केशवानंद भारती केस। 1973 केरल का एक बंदा था, एक मठ, समझते हो मठ? हाँ, करीब करीब 5000-6000 बीघा में मठ बना हुआ था। केरल सरकार ने कानून बनाया और उस मठ के जमीन को सारा केरल सरकार ने ले लिया अपने तहत। उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, जब मौलिक अधिकार बताएंगे तब बताएंगे। इंदिरा गांधी का क्या रोल था, इंदिरा गांधी कैसे रातों रात संविधान सबको बदली, वो स्टोरी बताएंगे जब मौलिक अधिकार बताएंगे तब। केशवानंद भारती का केस गया सुप्रीम कोर्ट में। भले केशवानंद भारती हार गया है, तुमको लगेगा, आज तक हमको नहीं लगता कोई बताए होंगे कि केशवानंद भारती, बहुत यूट्यूब पे होगा केशवानंद भारती केस, लेकिन कोई आज तक ये नहीं बताया कि केशवानंद भारती केस हारा या जीता। स्टोरी से पता चलेगा कि केशवानंद भारती जीत गए थे, लेकिन नहीं, जीते नहीं थे, हार गए थे केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट लेकिन हार तो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना अच्छा निर्णय दिया, एक अच्छा थ्योरी दिया जो आज तक कायम है और सरकार को रोकती है तानाशाही ने। उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम सरकार को पावर देते हैं, संशोधन कर सकती है, किसी भी चीज में कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी कर सकती है। कई बार क्वेश्चन आया है, क्या संसद को फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का पावर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट का है दिया हुआ जजमेंट, हाँ है। लेकिन केशवानंद भारती केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि संसद को संशोधन करने का पावर तो है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन करने का पावर नहीं है। सरकार थी इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी आंख मारी, पूछो कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर पता करवाओ, ताकि फिर उसको भी कर दे, उसका भी तोड़ निकाले। सुप्रीम कोर्ट को पता था कि यदि बोल दिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन है तो फिर ही लोग पगलाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला बताते रहेंगे, एक ही गुना है बेसिक स्ट्रक्चर, बताते रहेंगे। और आज भी करीब बढ़ते जा रहा है बेसिक स्ट्रक्चर। एक बेसिक स्ट्रक्चर ये भी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उससे उथी करोगे तुम, वो भी तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, उसमें भी कोई उथी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और अब मानना भी नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का अवमानना किए, किसी भी कोर्ट का अवमानना किए, जेल चल जाओगे। हाँ, अभी हम यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में, हम कुछ बोल दे उल्टा सीधा, जज साहब को लग गया कि ज्यादा बोल रहा है तो हमको उठा लेगा। हाँ, यदि लग गया उनको कि मेरा अवमानना कर रहा है तो हमको उठा लेगा, पुलिस को भेज देगा, जाओ उसको उठा लेगा। अवमानना नहीं कर सकते तुम न्यायालय का, उनसे बड़ा कोई नहीं है। क्लियर है? संवैधानिक अधिकार वैसा अधिकार जो मौलिक अधिकार में नहीं हो लेकिन संविधान में है, उसको कौन सा अधिकार बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। अब ये वैधानिक अधिकार क्या होता है?
वैधानिक अधिकार का मतलब हो गया कि वैसा अधिकार जो संसद विधि बनाकर बनाए, वैसे अधिकार को हम लोग वैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे एक वर्ड सुने होंगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तुम्हारे गांव का मुखिया है, तुम्हारे पंचायत का मुखिया है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तुरंत आरटीआई कर दिया, हमको पता, हमको देना पड़ेगा उसको। ऐसे करना मत कभी, ना तो मुखिया को पता चल गया बड़ी लाठ मारेगी। हाँ, हमारे समाज में ये भी बड़ा गलत चीज है। यदि अच्छा चीज हम लोग करना चाहें, पता चल गया 10 गो लाठी को भेज देगा तुम्हारे यहाँ। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, स्कूल में कुछ हो रहा है आरटीआई कर दो। तुम्हारे को पंचायत का कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, आरटीआई कर दो। किसी के भी विरुद्ध आरटीआई कर सकते हो, पता करना है, आरटीआई दो। क्वेश्चन दिए, तुमको समझ नहीं आया, बोल तुमको लग रहा है कम नंबर मिला है हमको, यूनिवर्सिटी का हो, बोर्ड का हो, किसी भी चीज का, तुमको लग रहा है कि कम नंबर मिला है, तुमको नहीं बता रहा है, आरटीआई कर दो, मिलेगा, तुरंत मिलेगा। तो वैसा अधिकार जो संसद विधि बनाकर करे, रूल बना के करे, उसको कौन सा अधिकार कहते हैं? वैधानिक अधिकार कहते हैं। तो 4 टाइप का अधिकार समझ आ गया। मानवाधिकार, जो मानव होने के नाते जिसको अधिकार मिले उसको मानवाधिकार। मौलिक अधिकार समझ आ गया, संवैधानिक अधिकार समझ आ गया, और वैधानिक अधिकार समझ आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? अच्छा, साइड हटे, ले 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 लिख। क्लियर? चलो आज इतने तक रहने दो, इससे आगे लेके चलेंगे कल। ठीक है, कल लेके चलेंगे ऑनलाइन वाले बाबा। ठीक है, कल है, कल तो हम नहीं रहेंगे, अब मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीक में। ठीक है, या हो सकता है इसी वीक में मिले, फ्राइडे या सैटरडे को, उससे तो पहले नहीं। आज लास्ट था, कुछ काम है तो मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है।